देखो हम लोगों ने मौर्य देख लिया था, अब मौर्य के बाद में मौर्योत्तर काल की बात कर रहे हैं कि मौर्य के बाद में अब कौन आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि 137 साल मौर्य का टाइम पीरियड चला था, मौर्य शासक का। लास्ट हमने देखा था बृहदत्त, है ना, हमने लास्ट देखा था क्या, बृहदत्त देखा था, ठीक है, जो मौर्य डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, ठीक है। अब उसको हत्या करके या किसी प्रकार से पदस्थ करके अब नई डायनेस्टी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो मौर्य के बाद में जनरली ये जो है शुंग वंश पहले आएगा, वो क्या करता है भाई, बृहदत्त को मार कर क्या बनेगा, राजा बनेगा। जैसे हमने क्या देखा था कि वो नंद में देखा था, महापद्मनंद ने, है ना, महापद्मनंद ने उसके शुंग डायनेस्टी के लास्ट रूलर को मारा था, फिर वो बना था, है ना, राजा बन गया था। इसी प्रकार से नंद डायनेस्टी में घनानंद को मार के मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य भाई साहब आए तो उन्होंने स्टैब्लिश किया था। वैसे ही यहाँ पर क्या कर रहा है, शुंग डायनेस्टी को हम कहें कि पुष्यमित्र शुंग नामक एक व्यक्ति है जो ब्राह्मण जाति का, इसलिए ब्राह्मण वो भी लगभग ब्राह्मणों का उदय या साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ब्राह्मण जाति का था पुष्यमित्र शुंग। कौन है भाई शुंग वंश डायनेस्टी का संस्थापक, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने किसको मारकर शुंग डायनेस्टी की एस्टैब्लिश की, बृहदत्त को। बृहदत्त कौन था, मौर्य डायनेस्टी का लास्ट अंतिम राजा, ठीक है। शुंग वंश की स्थापना की, ब्राह्मण जाति का था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। राजधानी उसने विदिशा को बनाया, राजधानी कौन सी बनाई, विदिशा बनाई। अब इसके बारे में जैसे मैंने आपको मौर्य को बोला था कि पता कहाँ से चल रहा है, तो कुछ ना कुछ साहित्यिक मतलब लिटरेचर, जो लिखे हुए कुछ ना कुछ होंगे, जो लिखे हुए कुछ ना कुछ होंगे, उसमें उसके द्वारा हमें पता लग रहा है कौन से साहित्यिक सोर्स में। जैसे हर्षचरित मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये रचना जिसने की है बाणभट्ट ने। हर्षचरित की रचना किसने की है, बाणभट्ट ने की। हर्षचरित की रचना किसने की है, बाणभट्ट ने की है। तो वहाँ से हमें पता लग रहा है मौर्य शुंग डायनेस्टी के बारे में पता लग रहा है वहाँ से, ठीक है, वहाँ से भी पता लग रहा है हमें, क्योंकि अभी आगे देखोगे हर्षवर्धन से कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा आगे चलते। पतंजलि की बात करें, पतंजलि व्यक्ति का नाम है, बाबा रामदेव नहीं है ये, है ना, नहीं तो पतंजलि कंपनी वाले की तो फिर वो बबूल वगैरह की चीज़ें, वो सॉरी क्या टूथपेस्ट वगैरह, वो वाला काम नहीं। पतंजलि जो है बाबा रामदेव नहीं, पतंजलि व्यक्ति का नाम है जिसने लिखी थी महाभाष्य, है ना। और पतंजलि कौन थे, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पुष्यमित्र सिंह के पुरोहित थे कौन, पतंजलि, ठीक है ना। पुष्यमित्र सिंह के पुरोहित कौन थे, पतंजलि। उनकी कौन सी थी, महाभाष्य। हर्षचरित किसने लिखी, बाणभट्ट ने लिखी। वहाँ से पता लग रहा पतंजलि की कौन सी बुक, कौन सी चीज़ राइट की है, महाभाष्य। कौन थे पतंजलि के भाई, कौन थे, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। अब एक और है मालविकाग्निमित्रम, ये कालिदास द्वारा रचित है। इसमें जनरली कहा जाता है कि वो, हाँ, इसमें कहा जाता है कि शुंग डायनेस्टी के पुत्र की प्रेम कहानी के बारे में बताया ना, प्रेम कहानियों का वर्णन किया हुआ है। इनने बहुत सारी लिखी, कालिदास ने और भी रचनाएं इनकी, है ना। मेघदूतम है, कुमार संभवम है ना जी, हाँ, पंचम, इनकी बहुत सारी रचनाएं, है ना। जनरली ये जो कालिदास जी थे ना, संस्कृत के कवि थे, एक्चुअल में क्या था, इनके बेइज्जती से थोड़े से क्या करें ये कवि बने, मतलब बहुत बड़े, इतने बड़े नाम बन गया इनका। होता क्या है कि एक जहाँ पर ये एक जगह जाते हैं अपने कालिदास भाई साहब लेके जाते हैं इनको, शुरू में कुछ पता ज़्यादा रहता नहीं है शुरुआत में, तो लेके जाते हैं इनको वहाँ पे एक ऋषि होते हैं, वो एक सभा जैसे होता है, स्वयंवर होता था पहले। तो स्वयंवर में रानी क्या करती थी भाई, क्वेश्चन पूछेगी, जनरली क्वेश्चन पूछेगी, जो राजा क्वेश्चन का आंसर दे देगा वही हो जाएगा। अब सारे जो भी दूसरे लोग थे वो लोग क्या कहने कि राजा को, रानी को बड़ा घमंड है भाई, रानी का घमंड तोड़ना है, तो ये लेके जाते, जनरली लेके चले आते हैं इनको साथ में, ये जाते हैं। अब रानी बोलती कि इनसे क्वेश्चन करना है, अब इनसे क्वेश्चन करना है, रानी से क्वेश्चन, रानी इनको किससे क्वेश्चन करेंगे, वो कह देते कि भाई इनका मौन व्रत रख के रखे हैं, ये आप बोलेंगे नहीं, मौन व्रत है इनका। अब होता गया मौन व्रत इनका, अब इनसे क्वेश्चन करते हैं। वो कहते हैं, पहला क्वेश्चन होता है, ऐसा करती है, ऐसा कुछ बोलती रानी, ऐसा बोलती, ये बोलते दो, ऐसे करके बोलते दो, ऐसा करते, इशारा कर देते ऐसा। फिर वो कहते हैं ऐसे करती हैं, ऐसा करती हैं, ये कहते हैं यूँ, है ना। तो रानी को लगता बड़ा मतलब खतरनाक भयंकर नॉलेज है इसको, भाई सारी बारी हो जाती है। अब एक दिन देखते हैं कि रानी देखती है पेड़ है, ऐसा पेड़ है और ये इसकी टहनी है मान लो, तो यहाँ पर बैठे हैं और इसी को यहीं से काट रहे हैं, आगे साइड से काट रहे हैं उसको, हैं काट रहे हैं उसको। तो यार ये इतना बड़ा ज्ञानी आदमी हो, जिस डाल पे बैठा उसी डाल को ही काट रहा, तो तुम गिर जाओगे, तो डाल काट रहा हूँ, गिर जाओगे। तो बोले जब नीचे उतरते बात, तुमको तो मैं बड़ा ज्ञानी समझती थी, तुमने बोले ये ऐसा क्या कर दिया, ज्ञानी समझे, तुम तो ऐसा काम कर रहे हो। तो बोले क्या ज्ञानी समझ रहे हो, बोले मैंने तो क्वेश्चन पूछा, आपने तो बहुत अच्छा आंसर दिए। बोले क्या पूछे थे, तो बोले मैंने बोला था कि एक, तो आपने बोला था दो, मतलब एक से भले दो। बोले नहीं, मैंने तो ये कहा था तुम मेरी एक आँख फोड़ दो तो दोनों आँख फोड़ डालूंगा।
तो बोले मैंने दूसरा पूछा था, बोले मैंने 5 दिखाए थे कि भाई 5 मतलब खुले तो मुट्ठी खाक की, बंधे तो मुट्ठी लाख की वाली बात थी। तो बोले नहीं मैंने ऐसा कहा, तुम्हें कुछ झापड़ा मैंने मुक्का मारूंगा बोले मैं। तो उनसे ये उनकी बेइज्जती हो जाती भाई कि तुम तो इतने मूड पुरुष, मूड हो एकदम, कुछ नहीं मूर्ख हो। तो इनको इतना ज़्यादा हार्ट होता है कि फिर ये जब रिटर्न आते हैं तो एक बहुत बड़े मतलब अपना नाम लेकर आते हैं कालिदास, ठीक है ना। कभी कभी बेइज्जती से आदमी इतना खत्म वो बन जाता है कि जो वो नहीं होता है, ठीक है। तो कालिदास बहुत अच्छे मतलब कहेंगे बहुत बड़े वाले मतलब नाम था इनका। तो इनकी रचित कौन सा नाटक है भाई, मालविकाग्नि मित्रम से भी हमें पता लग रहा है कि शुंग डायनेस्टी थी, ठीक है। दिव्यदान, पुष्यमित्र शुंग ने, ये दिव्यदान में जनरली बताया है कि पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के 84,000 स्तूप को तोड़े थे, बल्कि ऐसा कहीं जगहों पे नहीं है, क्योंकि शुंग डायनेस्टी जो थी उसने कहीं कहीं आपके सांची का स्तूप की रेलिंग भी बनाई है। शुंग डायनेस्टी के कुछ राजाओं ने क्या किया कि सांची के स्तूप की रेलिंग बनाई है। अगर ऐसा होता तो भाई सांची स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेट करता है, तो कहीं कहीं उस बात को हम लोग नकार भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन बताया है भाई दिव्यदान में बताया है कि ये शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग ने जो अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़ा, ऐसा कुछ बताया है उसने, ठीक है। तो हमें इन से पता लग रहा है, पहला हर्षचंद्र से पता लग रहा है, दूसरा हमें पतंजलि से पता लग रहा है, तीसरा हमें मालविकाग्नि मित्रम और दिव्यदान, और भी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट यही थे हमारे। क्लियर। अब साहित्यिक स्रोतों पर, साहित्यिक स्रोत में जो लिखे हुए हैं जनरली, जैसे अशोक के इंस्क्रिप्शन वगैरह हो गए, इंडिका बुक हो गई, इनको क्या कहते हैं, साहित्यिक कहते हैं। जो आप लिख रहे हो, ये लिख रहे हो, साहित्यिक हो गए, है ना। अब पुरातात्विक सोच क्या हो गए, जो आर्कियोलॉजिकल होते हैं, जैसे हम कहें जो भरहूत का लेख में कुछ मिल जाए पुराना कार्बोनेटिस पता कर ले, बेसनगर या अयोध्या का भी लेख, ये भी पुरातात्विक सोच पुराने सोर्सेस है ना, ये हो गए। तो इनसे पता लग रहे हैं, भरहूत का लेख है, बेसनगर या अयोध्या का भी लेख है, यहाँ से पता लग रहे हैं, ये भी चीज़ पता लग रही है। पुष्यमित्र शुंग के काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। वैदिक पुनर्जागरण मतलब वैदिक काल में जो पुराने ऋग्वेद वगैरह की बात की कर रहे हैं। क्यों भैया, कौन सी जाति के हैं ये, ब्राह्मण जाति के, इसलिए क्या कहा जा रहा है, जो अभी तक चला गया था, पतन जो हो गया था ब्राह्मणों का, वापस से क्या हो जाएगा, ब्राह्मण जो अभी सप्रेस हो गए थे, थोड़े कम हो गए, उनका प्रभाव कम हो गया था, वापस से क्या हो जाएगा, उदय हो जाएगा। इसलिए क्या कहा जा रहा है, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है, जनरली मीनिंग देखें तो भाई कोई जागा हुआ था, सो गया, फिर जाग गया, मीनिंग तो यही आ रहा निकल के भाई। पुनर्जागरण मतलब ब्राह्मणों का फिर से थोड़ा सा क्या होगा, वर्चस्व आ जाएगा। तो पुनर्जागरण का काल भी कहा जा रहा है वैदिक काल का। बरहूत का स्तूप का निर्माण जो किया है, सबसे इंपॉर्टेंट किसने किया है, पुष्यमित्र शुंग ने किया। याद कर लेना, बरहूत के स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने किया है। सांची के स्तूप की रेलिंग शुंग राजाओं ने बनाई, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि सांची के स्तूप की जो रेलिंग होती है, रेलिंग जो बनी हुई है, वो किसने बनाई है, शुंग राजाओं ने बनवाई थी, ठीक है। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति, ठीक है, अंतिम राजा। शुरुआत करते हैं शुंग वंश की हम बात करें, संस्थापक कौन है भाई, पुष्यमित्र शुंग। कौन सी जाति के हैं, ब्राह्मण जाति के थे। राजधानी कौन सी थी, विदिशा थी। साहित्यिक स्रोत देखिए हमने, हर्षचरित बाणभट्ट जो ने लिखी है ना, पतंजलि का महाभाष्य से देखा है। पुष्यमित्र शुंग के क्या थे, पुरोहित थे पतंजलि। फिर मालविकाग्नि मित्र ने देखा जो कालिदास द्वारा रचित है ना। दिव्यदान देखा हमने कि उसमें बताया कि अशोक ने क्या किया, अशोक के जो 84,000 स्तूपों को तोड़ने वाला बताया है पुष्यमित्र शुंग को, ये उसमें सोर्स में ये बताया। फिर भरहूत के लेख से, बेसनगर और अयोध्या अभिलेख से पता लग रहा है पुष्यमित्र शुंग के काल को क्या कह रहे हैं, वैदिक पुनर्जागरण का काल, क्योंकि वो ब्राह्मण जाति का, तो फिर हो सकता है कि मैं भी शायद वो फिर से वर्चस्व हो गया। भरहूत के स्तूप का निर्माण किसने किया भैया, पुष्यमित्र शुंग ने किया है। सांची के स्तूप की रिलीज शुंग राजाओं ने बनवाई, और लास्ट राजा कौन है, देवभूति। हो गया याद, ठीक है। आगे बढ़े, उस पर डाले ना, अपने यूट्यूब पे डल जाएगा तो देख लेना। नहीं आते, कल डल गए थे बाद में, अच्छा लेट थोड़े डलते होंगे, कोई बात नहीं, लिख लीजिए। हाँ नहीं तो क्लिक कर लो, क्लिक कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। क्लिक कर लोगे तो आपको, आपका भी टाइम नहीं खराब होगा, मेरा भी टाइम खराब नहीं होगा, हम लोग बाद में लिख लेना, है ना। ठीक है, क्लिक कर लेना, हो गया, ठीक है। बढ़े आगे क्या, लिख रहे हो भाई साहब, लिख लिया, पूरा हो गया, ठीक है। मेन चीज़ आपके जो काम की वो देख लेना, है ना, ठीक है। बाकी आएगा ही, यूट्यूब पे आएगा तो फिर वहाँ से और थोड़ा देख लेना जो लग रहा है आपको। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया, मैं आगे बढ़ूँ। देखिए इसके बाद में आती है आपकी कर्ण, कौन सी डायनेस्टी,
कर्ण डायनेस्टी, कर्ण वंश। कर्ण वंश आएगा। कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव है, जिसने देवभूति को का अमात्य रहता है, उसने उसकी हत्या कर। देवभूति अभी कौन देखा हमने? अंतिम शासक। कौन से डायनेस्टी का? शुंग डायनेस्टी का। भाई कौन ने हत्या की? संस्थापक जो वसुदेव है उनने की हत्या कर दी। किसकी? या उनके जो अमात्य, ये उन्हीं के अमात्य थे। अमात्य मतलब उन्हीं के उसमें मंत्री वगैरह, उनके साथ में रहने वाले अधिकारी वगैरह, मंत्री वगैरह कह सकते हो, वही थे। ठीक है, संस्थापक है वसुदेव। देवभूति की हत्या करने के बाद कर्ण वंश की डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। अंतिम राजा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बस एक ही 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है, बस 2-4। हाँ, बस खत्म हो जाएगी डायनेस्टी। संस्थापक और अंतिम वर्ष, अंतिम शासक। संस्थापक वसुदेव और लास्ट रूलर कौन हो गए इनके? सुशर्मा। संस्थापक कौन हो गए? वासुदेव। किसकी हत्या की? देवभूति की। लास्ट रूलर सुशर्मा। क्लियर। नेक्स्ट शिशुनाग, सातवाहन वंश की बात करें। आ जाओ। शिशुनाग कहाँ से आ गया? शिशुनाग तो इधर से निकल, देखना भाई, देखना देखना देखना, इधर से निकल जाओ, इधर से निकल जाओ, इधर से निकल जाओ। अब गिरा, बोल रहा हूँ, देखना आराम से। वो चालू कर देना यार, कहाँ से? ठीक है, क्लियर। हाँ, हमने वहाँ पे देखे थे वो अलग थे। कौन कौन से थे भाई? वो स्टार्टिंग मगध वाले, वो भी याद कर लेना क्रॉनिकल ऑर्डर में। सबसे पहले कौन आया था? कौन आया था? मौर्य के कौन आया था सबसे पहले? पहले आए थे हर्यक, मगध में सबसे पहले हर्यक। फिर कौन आए थे? शिशुनाग। फिर कौन आए थे? नंद। फिर आए थे मौर्य। ये ऑर्डर ध्यान रखना भाई, ऑर्डर से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। क्रॉनिकल ऑर्डर पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले कौन? हर्यक, फिर शिशुनाग, फिर क्लियर। ये क्रॉनिकल ऑर्डर से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले कौन है? शुंग। फिर कर्ण वंश आ रहा है ना? शिशुनाग, शुंग वंश का कौन सा आ रहा है? कर्ण। क्यों भाई? ये देखो ना, ये मार दे रहे। अब इसको सुशर्मा है, सुशर्मा को कौन मारेगा? सातवाहन वंश वाले मारेंगे। तो कौन आ जाएगा इसके बाद में? सातवाहन, सॉरी, सातवाहन भी बोलते हैं कभी कभी, और इनको क्या बोलते हैं? सातवाहन या आंध्र सातवाहन भी बोलते हैं, आंध्र सातवाहन भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए। तो सातवाहन वंश की बात करें। सातवाहन वंश में कौन संस्थापक है? सिमुक नाम के भाई साहब हैं। किसकी हत्या करेंगे? सुशर्मा की। ठीक है। शुंग वंश का लास्ट रूलर देवभूति। देवभूति को कौन ने मारा? वासुदेव ने। और कर्ण डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन है? सुशर्मा। सुशर्मा को कौन मार रहा है? शिवमुख। शिवमुख मार के क्या कर रहा है? सातवाहन डायनेस्टी की स्टैब्लिश कर रहा है। राजधानी कौन सी है? प्रतिष्ठान, जो महाराष्ट्र के भी फिलहाल में औरंगाबाद जिले में मिलती है, गोदावरी नदी के पास, है ना? ठीक है, प्रतिष्ठान जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आपको देखने को मिलेगी। वर्तमान लोकेशन ये है उसकी, प्रतिष्ठान उसकी राजधानी थी। और शुंग वंश की राजधानी कौन सी थी? विदिशा थी। ठीक है, क्लियर। इंपॉर्टेंट रूलर कौन से हो गए? सिमुख है भाई इनके, शातकर्णी है, गौतमीपुत्र सटकर्णी है, पुलमामा भी देखने को मिलेंगे आपको आगे, पुलमावी वगैरह देखने को मिलेंगे आगे। तो और भी हैं, गौतमीपुत्र सतकर्णी थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को। देखो यहाँ पे गौतमीपुत्र, यहाँ पे मम्मी का नाम आगे चल रहा है, इनके दिख रहा है नाम आगे, लेकिन चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो इनका समाज था ना, वो कैसा था? देखो, दो प्रकार के समाज चलते हैं। एक चलता है मातृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, और एक है पितृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, जहाँ पर माता को तवज्जो ज़्यादा दिए जा रहे हैं, वहाँ पे मातृसत्तात्मक। जैसे हड़प्पा काल में, हड़प्पा जो डायनेस्टी थी वो मातृसत्तात्मक थी। किसी दिन वो भी पढ़ाएंगे, रह गई है हमारी, है ना? स्टार्टिंग के रह गए हैं, वो भी खत्म करेंगे उसको। तो मातृसत्तात्मक जो होता है। पितृसत्तात्मक जहाँ पर पुरुष की बात करें, बेटे की बात करें, पिता की बात करें, पिता ज़्यादा रहेगा। उत्तराधिकारी जो होगा वो बेटी ना होकर क्या होगी? बेटा होगा वहाँ पे। हमारा समाज अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल हमारा समाज है पुरुष प्रधान है, पितृसत्तात्मक है। भाई यहाँ पे हमारे हेड ऑफ द फैमिली फादर को मान रहे हैं, लेकिन अब सिनेरियो धीरे धीरे बराबर की चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है भाई, सबको बराबर का हक होना चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़का हो, सबको बराबर का होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, तो मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक की बात करते हैं। ये दिख रहा है मातृसत्तात्मक, लेकिन है नेचर में कैसा? ये नेचर है भाई कैसा? पितृतंत्रात्मक या पितृसत्तात्मक यहाँ का समाज इनका था, क्योंकि उत्तराधिकारी जो होता था वो बेटा होता था, ना कि बेटी होती थी। क्लियर? तो कौन सा है? पितृसत्तात्मक समाज है, मतलब पितृ, समझ में? पिता, माता नहीं, पितृ समाज। ठीक है,
सतकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। सतकर्णी देख रहे हैं राजा जो है, शिमुक तो हमने हो गया, शिमुक हमने देख ली, संस्थापक है, खत्म। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए और एक राजसूय यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ जनरली क्या होता है ना कि जैसे कि जो आपने रामायण देखी है, रामायण में देखिए, रामायण में जब वो लवकुश वाला सीन जो है आपको, है ना, वो अपना घोड़ा अश्व छोड़ देते हैं चिन्ह लगा के, वो जिस जगह में जा रहा है वो आपका हाँ, जिस राज्य में जा रहा है उस राज्य का वो उसकी सीमा हो जाती है। अदरवाइज अगर नहीं होगा तो फिर वो उसको क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, उससे युद्ध करना पड़ जाता है। ठीक है ना, ये आपका अश्वमेध यज्ञ होता है। चाहो तो लिख लो अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, लिख लीजिए अश्वमेध यज्ञ के बारे में, क्योंकि ये पूछ लेता है आपसे क्वेश्चन। तो अश्वमेध यज्ञ को लिख लीजिए अश्वमेध यज्ञ। इस यज्ञ में राजा द्वारा छोड़ा गया घोड़ा, लिख लो अश्वमेध यज्ञ लिख लो, ये पूछ लेते हैं। अब पीछे ले ना, पीछे कहीं लिख लो, कहीं उसके बाद में या ये बाद में उसको नोट कर लेना। इस यज्ञ में राजा द्वारा छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों में बिना रुकावट के गुजरता जाता था, उन क्षेत्रों पर राजा का एक छत्र राज, मतलब एब्सोल्यूट कंट्रोल, एक छत्र राज, उन क्षेत्रों में राजा का एक छत्र राज, उन सभी क्षेत्रों में राजा का एक छत्र राज स्थापित हो जाता था, और जो राजा जो क्षेत्र का राजा उसे रोकता था उसे युद्ध करना होता था। उसे युद्ध करना होता था। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ मैंने बता दिया। राजसूय यज्ञ जनरली, राजसूय यज्ञ ये अपने नाम से ही बता रहा है, राजसूय यज्ञ राजा का अभिषेक किया जाता था भाई, इसमें राज्य अभिषेक किया जाता था। वो प्रजा को ये विश्वास हो जाता था कि राजा जो हमारा है उसको कोई दिव्य शक्ति मिल गई है ना। जनरली राज की बात करेंगे कि राजा को राज्य अभिषेक कर रहे हैं और ये प्रजा को ये विश्वास दिला रहे हैं कि राजा को कोई ऐसी शक्ति मिल गई है, दिव्य शक्ति, कि मतलब राजा जो हो गया मेनली दिव्य शक्ति प्राप्त कर लिया जिससे हमारा प्रोटेक्शन करेगा, ये करेगा। तो राजसूय यज्ञ जनरली जुड़ा किससा है, राज्य अभिषेक से। ठीक है ना, राज्य अभिषेक। एक होता है वाजपेयी यज्ञ था, वो जनरली कैसा, खाने पीने की चीज़ें जुड़ा था। कैसे, रथ दौड़ हो रही है तो सहयोगी तरह राजा को जिताया जाता था कि राजा जीत जाएगा, उसके बाद पार्टी होगी, है ना, उसके बाद पार्टी होगी, बेहतरीन तरीके से हो, मस्त पार्टी वगैरह होगी। तो जनरली खाने पीने जुड़ा होता था वाजपेयी यज्ञ। तीन अलग अलग योग वो है, हम लोग उसको जब वैदिक काल देखेंगे तो उसमें आ जाएगा। ठीक है, चलिए। सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार होते थे, 2 प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, नाम बिल्कुल याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है, ये तो डेफिनेटली आ गए हैं दोनों ही। हाल और गुणान्य 2 व्यक्ति हैं जिनकी रचना है गाथा सप्तशती और बृहत कथा मंजरी, है ना। गुणान्य की रचना कौन सी है, बृहत कथा। देन हाल की कौन सी है, गाथा सप्तशती। हाल और गुणान्य जो हैं, जो राइटर मतलब जो व्यक्ति हैं जिनने बुक जिनने कौन सी अपनी रचना की है, कौन सी लिखी है, हाल ने लिखी है गाथा सप्तशती और गुणान्य क्या लिखी है, बृहत कथा को लिखा है ना। इनका नाम है हाल और गुणान्य। ठीक है ना, हाल ने क्या लिखी, गाथा सप्तशती और गुणान्य बृहत कथा। ठीक है, क्लियर, आ गया। अब भाई राज की भाषा भी तो कुछ होगी, राज की भाषा भी तो कुछ होगी, राज की कुछ भाषा होगी। मैंने आपको भाषा और लिपि में एक दिन अंतर बताया था, है ना। तो भाषा इनकी थी प्राकृत और लिपि थी ब्राह्मी, है ना। भाषा कौन सी थी, प्राकृत, लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि हमने कहाँ और देखी है, मौर्यन, है ना, अशोका के देखे थे। ब्राह्मी जो जनरली ज़्यादातर भारत में मिल रहे थे उनके उसमें भी लेख, है ना, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में देखे थे हमने। ठीक है, चलिए। अभी मैंने बताया समाज के सत्ता, पितृसत्तात्मक के पितृतंत्रात्मक समाज इनका था।
क्लियर। सातवाहन की बात करें, संस्थापक शिमुक, संस्थापक शिमुक है। राजधानी कौन सी है? प्रतिष्ठान। किसको मार के राजा बना है ये? हराकर है, हत्या करके, ठीक है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में प्रतिष्ठान फिलहाल अभी लोकेटेड है ना। प्रमुख शासक शिमुक, सतकर्णी, गौतमीपुत्र, सतकर्णी इनके नाम हो जाते हैं। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और 1 राजसूय यज्ञ कराया था, है ना। अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ मैंने अभी आपको बता दिया क्या होते हैं दोनों, ठीक है। सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार कौन कौन से थे भाई? हाल और गुणान, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन से थे? हाल और गुणान है। हाल ने कौन सी लिखी? गाथा सप्तशती। गुणान ने कौन सी लिखी? बृहत कथा, ठीक है। सातवाहनों की भाषा कौन सी थी? प्राकृत। लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। इनका समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक कि मातृसत्तात्मक? पितृसत्तात्मक। दिखने को लग रहा है मात्र, लेकिन क्योंकि माता का नाम आगे चल रहा है गौतमी पुत्र, है ना, दिखने को लग रहा है बट हे पितृसत्तात्मक। क्लियर हो गया ये सबको? क्लियर। चलिए नेक्स्ट। अब इसमें चेदी वंश आता है। चेदी राजवंश जनरली कलिंग में था। कलिंग फेमस किस लिए? कलिंग में, कलिंग के बारे में क्या था? कलिंग युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 261 BC। अभिषेक के, राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद, ठीक है ना। कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध के बाद ही तो उसने क्या किया था? शस्त्र त्यागे थे, है ना। कलिंग युद्ध के बाद उसने शस्त्र त्यागे थे। क्लियर। किससे शिक्षा ली थी? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से, ठीक है। चलिए, और इसके पापा बिंदुसार कौन से धर्म के कौन से धर्म को मानते थे? आजीवक संप्रदाय को मानते थे? नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को, ठीक है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय, ठीक है। और अशोक बौद्ध को, तीनों का अलग अलग है। संस्थापक चंद्रगुप्त वहां पे, ठीक है। तो कौन से धर्म को मान रहा था? जैन। और बिंदुसार आजीवक और ये बौद्ध, ठीक है। अशोक जो है बौद्ध, ठीक है। हाँ, अशोक बौद्ध वाला, ठीक है। कलिंग की वहाँ पे बात, मतलब चेदी की बात करें, शक्तिशाली शासक निकल के आता है। इंपॉर्टेंट जो है वही देखेंगे, खारवेल। कलिंग राज खारवेल, उसका संबंधित है, जैन संस्कृत का संस्थापक था, ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो देखने को मिलता है कलिंग राज अभिलेख से आपको कहीं ना कहीं रिलेट करके देखने को मिलेगा। उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों का निर्माण करवाया था ये उड़ीसा में। उड़ीसा में ही है उदयगिरी और खंडगिरी। उड़ीसा भाई ये मध्य प्रदेश की भी नहीं है, वहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेन उनकी जो बात कर रहे हैं, वहाँ पर निर्माण कराया था, गुफाओं का निर्माण कराया था। जैन धर्म का संरक्षक था, जैन से रिलेटेड है। उदयगिरी खंडगिरी की कैप्स जो हैं वो जैना आपके उससे रिलेटेड है, ध्यान रखना, जैनिज्म से रिलेटेड है। उदयगिरी और खंडगिरी की जो उड़ीसा में जो कैप्स हैं, उड़ीसा में जो गुफाएं हैं, उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ी में जो कैप्स बनाई हैं वो जैन धर्म से बिलोंग करती है। अब ये भी पूछ रहे थे भाई, क्वेश्चन आ जाता है, रिलेट करता है कि भाई यहाँ पर ये मंदिर है, बाई चांस ये मंदिर है, ये गुफाएं हैं, यहाँ पे किस से रिलेट करती हैं, कौन से धर्म से रिलेट करती हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभी। तो ध्यान रखिएगा, उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों का निर्माण किसने कराया था? खारवेल। और खारवेल कौन से धर्म का न्यायी था? जैन धर्म का संरक्षक था। तो ऑब्वियसली जैन धर्म से रिलेट कर रही होंगी वो, है ना, जैन धर्म से बिलोंग कर रही हैं, ठीक है। उदयगिरी में पहाड़ी में स्थित हाथी गुम्फा अभिलेख है भाई, जो कलिंग राज खारवेल की जानकारी दे रहा है। इसी में पहली जनगणना का साक्ष्य मिला है, सबसे पहले सेंसस की जानकारी जो मिल रही है आपको कि पहली सेंसस होती थी, जनगणना होती थी, उसके साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है? हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कहाँ पर है? उदयगिरी की पहाड़ी में लोकेटेड है। कौन से बंदे ने कराई थी? खारवेल, है ना। खारवेल से संबंधित जानकारी मिल रही है आपको। क्या मिल रहा है वहाँ पर? आपका जनगणना के साक्ष्य मिल रहे हैं। प्रथम जनगणना, पहली बार जनगणना। जी पूछे? हाँ बोलो बोलो, पूछ लो, क्या प्रॉब्लम है? तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मुझे लगा कुछ हो तो नहीं, पूछ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कलिंग राज खारवेल के संबंधित है भाई, कहाँ पर? जैन धर्म से बिलोंग कर रहा है। उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ी है। उदयगिरी की पहाड़ी में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि हाथी गुम्फा अभिलेख पता लग रहा है। वहाँ से पता क्या चल रहा है कि यहाँ पे भैया जनगणना होती थी। पहली बार साक्ष्य मिला है कि जनगणना होती थी, अभी नहीं कि अभी हमारे सेंसस चल रहा है, ठीक है। ये पहले भी होते, इसके सेंसस का पता चल रहा है। क्लियर। ये हो गया चेदी। चेदी का भाई प्रमुख राजा कौन? खारवेल। कौन से धर्म का प्रोटेक्टर? जैन धर्म का। गुफाएं, वो पहाड़ी कौन सी? दो, उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ी में गुफाएं, कैप्स बनवाई हैं, जैन धर्म का प्रोटेक्टर है, ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित जानकारी मिल रही है। प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं? यहीं से मिल रहे हैं कि जनगणना के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं? यहीं से मिल रहे हैं आपको। क्लियर। अब इसके कुछ अन्य तथ्य देखते हैं, दोनों सातवाहन और के बारे में या चेदी के बारे में देखें। तो सातवाहन की जनरली बात करें, गौतमीपुत्र सतकर्णी में आपको बता रहा था अभी,
है ना। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। भाई अपने आप को उपाधि धारण कर लेते थे ना पहले, जैसे हमने बिंबिसार वो उसको देखा था, महापद्मनंद को, वो एक राट एक छत्र की उपाधि धारण किए थे। कई राजा आगे चल के देखने को मिलेंगे, महाराजा अधिराज 108 ये ना वो ना फलाना ना डिमका, है ना, XYZ सब प्रकार की उपाधि ले लेते थे, पहले ले लेते थे, अब नहीं ले सकता कोई, अब थोड़ी, है ना। आपका नाम क्या था? सूरज। अब ये सूरज है, सूरज अब सम्राट सूरज लगा के घूमे, सम्राट लगा ली नाम के आगे, है ना, तो नहीं लगा सकते। क्यों भाई? हाँ नाम रख लो तो बात अलग है, लेकिन आप सम्राट लगा के नहीं घूम सकते। तो सम्राट में क्या हो, नाम रख सकते हो सम्राट, लेकिन नाम के मतलब पदवी टाइटल लगा के घूम रहे हो नहीं कर सकते अब। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि हमारा संविधान का आर्टिकल 18 जो है ना वो रेस्ट्रिक्ट करता है कि उपाधि आप नहीं धारण करते सिर्फ दो चीज़ों को छोड़ के, एक तो सैनिक में और दूसरा आप एजुकेशन में, क्योंकि वहाँ आप गेट करते हो। जनरली लोग डॉक्टर की लगाते ना, डॉक्टर लगा देते आगे, है ना, उसमें आप देखना सैनिक में कर्नल वगैरह लगा देते, मेजर लगाते। भाई उनने गेट की है, मेहनत की है, गेट की है। अब ये लोग तो कहाँ गेट किए, लगा दिए, सम्राट लगा लिए और वो लगा लिए, खुद को ही बोल रहे हैं। कल से ने कहा कल तो फिर कोई प्रधानमंत्री नाम लेकर घूम लेगा। अभी ये गाया था कि तो प्रधानमंत्री उपाधि लगा रहे हो, तो ये नाम रख लिए प्रधानमंत्री अपना, ठीक है ना। तो ऐसे लगा के नहीं घूम सकते भाई, कुछ ना कुछ जो है कि आपको अगर गेट किए हैं दो क्षेत्र में, वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ रेस्ट्रिक्ट है फिलहाल, अभी पहले हो जाता था। वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की है किसने? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने धारण की है, तथा वेणकटक नामक नगर की स्थापना भी की है। वेणकटक की उपाधि धारण करी, वेणकटक नामक की स्थापना की है। सिकंदर भाई साहब को बताया था एक बार मैंने, सिकंदर भाई साहब बताए थे ना। सिकंदर भाई साहब का प्रिय घोड़ा कौन सा था? बहु केफला। बहु केफला नामक नगर भी बसाया था उसने, ठीक है। चलिए ठीक, नहीं बताया था? हाँ था। पुलमामी, ये सबसे इंपॉर्टेंट, पुलमामी जो है दक्षिणापतेश्वर कहा जाता है। पुलमामी को वो दक्षिणापतेश्वर कहा जाता है, ये ध्यान रखना, याद कर लो। पुलमामी को दक्षिणापतेश्वर कहा जाता है, पुलमामी को दक्षिणापतेश्वर कहा जाता है। और गौतमीपुत्र सतकर्णी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? वेणकटक स्वामी की, और इसके कारण कौन सा नगर बसाया? वेणकटक ही नजर बसाया। साउथ साइड जा रहे हो ना भाई, साउथ साइड जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, आप साउथ साइड जा रहे हो, तो आपको नाम ऐसे देखने को मिलेंगे थोड़े से। वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी और उसे क्या कहा गया था? वेणकटक नगर उसने बसाया था। और पुलवामी ने हम लोग बात करें, उसने दक्षिणापतेश्वर कहा जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ूँ आगे, ठीक। भारत के यवन आएंगे कुछ निकल के। अब यवन राज की बात करें या कौन से जिसे निकल के आते हैं, अभी हम देखेंगे। सबसे पहले इंडो ग्रीक निकल के, यवन मतलब जो उधर से बाहर साइड से आ रहे हैं ना, हमारे फॉरेन्स जो आ रहे अटैक कर रहे हैं वहाँ से, ग्रीक साइड से। सबसे पहले आएगा हमारे, देखो सीक्वेंस याद रखना, सबसे पहले कौन आएगा ये सीक्वेंस यहाँ पे भी ध्यान रखना कि भारत में यवन राज का आने का सीक्वेंस क्या आते। सबसे पहले हिंद यवन यूनानी आते हैं, इंडो ग्रीक कहते हैं इनको, इंडो ग्रीक कहते हैं, है ना। फिर शक आए, फिर पल्लव आए, फिर कुषाण आए। पहले कौन सा है? इंडो ग्रीक। हिंद यूनानी याद कर नहीं पाओ तो बोलना इंडो ग्रीक आए, फिर आए शक, फिर आए पल्लव, फिर कौन से आएंगे आपके? देखो ये शक है, वो शुंग है, ये शक है, ये शक राज, शक डायनेस्टी है, वो शुंग डायनेस्टी अलग थी, ये शक डायनेस्टी है। तो शक, पल्लव, कुषाण ये सब बाहर से आए हैं, हमारे इंडिया के नहीं थे, ये सब बाहर से आए। तो हिंद यानी मतलब इंडो ग्रीक आए, फिर शक आए, फिर पल्लव आए, फिर ये आए कुषाण आए, जैसे हमने उसमें देखे थे डायनेस्टी में। वैसे ये भी क्या है आपके? हिंद यूनानी मतलब इंडो ग्रीक, फिर शक, फिर कुषाण, फिर पल्लव, फिर कुषाण। क्लियर? चलिए सबसे पहले देखिए, भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। ये एक प्रकार का कह ले, वहाँ से उन्हें किया था। कब किया था? 190 BC में किया था, भारत पे किया था। इसने साकाल को राजधानी बनाई थी अपनी, ठीक है। इतना छोड़ो, इतना याद हो। हिंद यूनानी शासकों का सबसे ज़्यादा अधिक विख्यात राजा जो है, विख्यात जो बंदा था वो था मिनांडर। हमने आपको बुद्ध में बताया था ना, इंडो ग्रीक रूलर मिनांडर, मिलिंद पन्नो, याद आ रहा है कुछ? मिलिंद पन्नो, जिसमें क्वेश्चन आंसर थे, नागसेन से क्वेश्चन किए थे इनने, मिनांडर ने मिलिंद का नाम पे मिलिंद कर दिए थे बौद्ध में ना, याद आया कुछ? वो कैसे? महायान शाखा से है, बट लैंग्वेज कौन सी थी उसकी? कौन सी थी? पाली लैंग्वेज में था, है ना, पाली लैंग्वेज में था वो। महायान में होने के बाद भी पाली था, क्योंकि महायान की जो लिटरेचर है वो संस्कृत में थे, लेकिन उसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है क्या नाम है इसका? मिलिंद पन्नो, जो पाली लैंग्वेज में था, ठीक है ना। मिलिंद पन्नो में क्या था? नागसेन और मिनांडर के क्वेश्चन थे। नागसेन जो थे बौद्ध दार्शनिक थे, है ना, और इनने क्वेश्चंस किए थे मिनांडर ने, तो वो हाँ ठीक है ना, उनके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं।
तो मेनांडर के बारे में देख रहे थे भाई। राजधानी साकाल बनाई, साकाल कौन सी, जिसको आधुनिक सियालकोट कहते हो आज के समय में, ठीक है। भारत में सबसे पहले इंडो ग्रीक ने ही सोने के सिक्के जारी किए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये पूछ लेंगे भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? इंडो ग्रीक ने। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के इंडो ग्रीक ने ही जारी किए, ठीक है। फिर देखें भारत पे आक्रमण, विदेशी आक्रमण का क्रम देखें भाई कौन कौन सा है। हिंदू यूनानी मतलब इंडो ग्रीक, फिर कौन आया शक, फिर कौन आया पल्लव, फिर कौन आया कुषाण आए, ठीक है। सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के साथ साथ डेमेट्रियस ने किया था 190 BC में भारत पर आक्रमण, है ना, इसलिए किया था, भारत पर किया था इसने आक्रमण 190 BC में किया था। इसने साकाल राजधानी बनाई थी इसने भी। इंडो ग्रीक में सबसे ज़्यादा विख्यात जो है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको ये वाला याद करना है मेनली। इंडो ग्रीक शासकों में सबसे अधिक विख्यात कौन सा? मेनांडर, है ना, जिसका नाम चल के बाद में मिलिंद राग में रखा गया, और नाम भी बुक भी आई हुई है, जिसका नाम मिलिंद पन्नो है, जिसमें नागसेन और किस किस का जिक्र है? नागसेन और किसका है? मेनांडर का, है ना। मेनांडर का क्या है? क्वेश्चन दार्शनिक वो वाद विवाद है ना, वो उसने क्वेश्चन किए, उसने आंसर दिए, मिलिंद पन्नो नाम से राइट की हुई है, ठीक है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? इंडो ग्रीक शासकों ने किए, ठीक है। चलिए अब देखो शक डायनेस्टी, शक डायनेस्टी आ गई। टाइम कितना हो भाई? हाँ 9 टाइम है ना अभी, ठीक है, हो जाएगा हमारा काम। चलिए यूनानियों के बाद शक आए, अभी हमने देखा इंडो ग्रीक के बाद कौन आएगा? शक डायनेस्टी, फिर कौन आएंगे? पल्लव, फिर कौन आएंगे? कुषाण, ठीक है। तो इसके बाद शक डायनेस्टी आ रही। पहला राजा शक का मो नाम इनका पूछा हुआ है, ये कौन सा था पहला? ये आई थिंक MP में ही कोई एग्जाम में पूछा था, मो, है ना, इसका राजा मो है, ध्यान रखना, ये पूछा हुआ है एग्जाम में। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी तो चारागाह की खोज में भारत आ गए थे, है ना, मध्य एशिया के निवासी थे, भारत में भाई खाने की तलाश में चारागाह की खोज करते 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 इंडिया खोज लिए। तो इंडिया खोजते खोजते, इंडिया खोजवा कहाँ से खोजा इनने? चारागाह की खोज करते करते आ गए और इंडिया में आ गए। आगे मतलब बाहर ही भाई आ जाओ, फिर डायनेस्टी बनाएंगे यहाँ पे, है ना। आ गए भाई, आ गए तो कुछ ना कुछ होगा। सबसे पहले हमारे आओ तो थोड़ा सा नाटक कर रहे हैं, तो उज्जैन का एक स्थानीय राजा होता है, ने शकों को हरा दिया और बाहर तक खदेड़े, भगो यहाँ से, कैसे घुस गए इधर, बाहर खदेड़ दिया उज्जैन के स्थानीय राजा ने। तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी उसने, जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी, ठीक है ना, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उज्जैन का एक राजा होते हैं, वो शकों को हरा देते हैं और हरा के भगा देते हैं। तो फाइनली उनका नाम क्या है? जनरली स्थानीय राजा, उनको विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। फिर शकों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में शकों को हरा दिया। अब 58 हमारे यहाँ 2 चलते ना, शक संबंध और विक्रम संबंध, दो नाम सुने होंगे आपने, शक संबंध विक्रम संबंध। तो 58 BC में एक नया संवत मतलब एक कैलेंडर टाइप का चालू हुआ है, उसका नाम क्या था? विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत, विक्रमादित्य बोले ना, विक्रमादित्य उपाधि धारण की। तो विक्रमादित्य फिर क्या हो गया? अब ये ट्रेंड बन गया। अब भाई विक्रम संवत चालू कर दिए तो ट्रेंड बन गया विक्रमादित्य, मतलब कोई प्रतापी चीज होगा विक्रमादित्य। तो भाई विक्रमादित्य उपाधि लोगों ने उसको उपाधि बना दी, टाइटल बना दिए। तो फिर हर बंदा क्या कर रहा है? कुछ लोग ऐसे निकल के आ रहे हैं, हर बंदा नहीं, मतलब कुछ लोग आ रहे हैं जो प्रतापी निकल के वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर रहे हैं, मतलब अपने आप को शौर्यवान बता रहे हैं, विक्रमादित्य बता रहे हैं, तो उपाधि धारण कर ले रहे हैं। तो ऐसी इतिहास में संख्या चली गई 14 ऐसे लोग थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। 14 ऐसे लोग निकल आए, जिसमें सबसे प्रतापी माना जाता है गुप्त डायनेस्टी का निकल के आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, इसको आपने कहा है विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं, गुप्त डायनेस्टी आएगी, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें कि विक्रमादित्य क्या हो गई, अब क्या बन गई है? एक टाइटल बन गया है। वो टाइटल लेने वाले की संख्या ऐसे कितने लोग की हो गई? वो हो गए 14, चले गए आगे तक की। तो शकों को हराया किसने? एक स्थानीय राजा थे उज्जैन के, उनने हरा दिया था। और उसको हराने के चक्कर में क्या 58 BC में क्या चालू कर दिए? एक विक्रम संवत चालू कर दिए थे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे हो गया इनका काम खत्म। आगे देखें, शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन फर्स्ट, रुद्रदामन प्रथम सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब ये कि शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन फर्स्ट, ये याद रखना। रुद्रदामन फर्स्ट से रिलेटेड कुछ है। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धारण, जीर्णोद्धारण मतलब उसने क्या किया? उसका पुनर्निर्माण किया। सुदर्शन झील जो बनवाई थी ना, ध्यान रखना, सुदर्शन झील जो बनवाई थी वो बनवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में बनी थी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में बनी थी, बनवाई थी पुष्य गुप्त
वेश्य करके एक बंदा होता है। सुदर्शन झील कौन ने बनवाई है? सुदर्शन झील बनवाई है चंद्रगुप्त के समय बनवाई है, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय होता क्या है, सौराष्ट्र क्षेत्र का, सौराष्ट्र जिसको आप गुजरात में कह रहे हो अभी काउंट आता है, वहाँ पर उधर साइड का है, तो वहाँ पर एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाता है कृषि वगैरह के लिए जनरली, है ना। तो झील का निर्माण भी दिखा भी दूंगा जो अभी आएगी। देखो एक सुदर्शन झील अभी यहाँ से कनेक्ट कर लो, ये देखो ये सुदर्शन झील है, इसका निर्माण कराया है चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। अब तो भाई थोड़ा डेवलप हो गई है, पहले मतलब उसने अपने हिसाब से करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। और उस समय सौराष्ट्र क्षेत्र में गवर्नर था उनका पुष्यगुप्त वेश्य, तो पुष्यगुप्त वेश्य को ऑर्डर दिया कि भाई बेटा बनवा दो। तो पुष्यगुप्त वेश्य क्या करते हैं, बनवा देते हैं। अब रुद्रदामन आएंगे बाद में, बहुत बाद में आ रहे हैं रुद्रदामन आएंगे। रुद्रदामन कहेंगे कि मैं इसका पुनर्निर्माण कराऊंगा, पुनर्निर्माण कराऊंगा मतलब निर्माण नहीं, डबल से इसको अच्छे से कंस्ट्रक्ट कराऊंगा, जीर्णोद्धार कराऊंगा। भाई कुछ खराब हो गया होगा, टूट गया होगा, कुछ हो गया होगा, तो डबल से क्या करना है, पुनर्निर्माण कराएंगे। जैसे जीटी रोड का नाम सुना होगा आपने, जीटी रोड अशोक ने बनवाई थी, जीटी रोड अशोक ने बनवाई थी। जीटी रोड की मरम्मत कराई थी शेरशाह सूरी बहुत शाह। शेरशाह सूरी बहुत बाद आएगा, ये आएगा मुगल के समय पढ़ने को मिलेगा आपको। बहुत मतलब अशोक कहाँ बैठा है, अशोक कितना मतलब ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, और शेरशाह सूरी कब आ रहा है, 1500 के 16वीं शताब्दी में देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है ना। तो इतना टाइम पीरियड बाद देखने को मिल रहा है आपको। तो भाई ये शेरशाह सूरी जीटी रोड की मरम्मत ऐसे कराता है। वैसे ही यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील को क्रिएट कराया था, बनवाया था पुष्यगुप्त वेश्य के सहायता से। पुष्यगुप्त वेश्य जो था गवर्नर था सौराष्ट्र क्षेत्र का, गवर्नर था किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था, वहाँ का राज्यपाल था वहाँ का, ठीक है ना, उसने बनवाया, ठीक है। और किसने इसकी मरम्मत कराई है, जीर्णोद्धार किसने कराया है, रुद्रदामन, रुद्रदामन ने कराया था। रुद्रदामन फर्स्ट ने इसको मरम्मत कराया था, जीर्णोद्धार कराया था, ठीक है ना। तो समझ में आ गया निर्माण कौन करा रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य। किसके द्वारा करा रहा है, पुष्यगुप्त वेश्य। पुष्यगुप्त वेश्य कौन था, सौराष्ट्र का गवर्नर था उसका, ठीक है, उसने करवाया, ठीक है। पुनर्निर्माण ये करा रहे हैं। अब भाई ये संस्कृत का बड़ा प्रेमी था, कौन, रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था भाई। तो संस्कृत का बड़ा प्रेमी है, तो संस्कृत से जैसे अशोक भाई साहब बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, तो वो नैतिक विचारों की सब चीज़ों के बारे में बाद में बात कर रहे थे, तो उन्हें स्तूपास वगैरह या सब अभिलेख इंस्क्रिप्शन किए, कुछ ना कुछ किए। तो भाई ये भी क्या करेगा, संस्कृत का बड़ा प्रेमी है, तो विशुद्ध संस्कृत, विशुद्ध मतलब एकदम शुद्ध भाषा में, प्योर, एकदम प्योर संस्कृत भाषा में एक लंबा अभिलेख लिखता है, जिसका हमें गिरनार अभिलेख, ठीक है ना, गिरनार अभिलेख का इसमें दिया हुआ है चित्र। क्लियर। गिरनार अभिलेख की रचना किसने 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 करवाया, किसने करवाया, ये कराया है रुद्रदामन फर्स्ट वाला। और ये पूछा जाता है कि जो गिरनार अभिलेख है कौन से उसमें है, लैंग्वेज में, तो संस्कृत भाषा। क्यों, क्योंकि रुद्रदामन जो था संस्कृत को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, संस्कृत का बड़ा प्रेमी था, तो संस्कृत भाषा का जो अभिलेख है, अभी तो दूसरे लिपियों में या भाषाओं में लिखे आ रहे थे ना, अभी इसने क्या किया, संस्कृत में चालू कर दिया। तो रुद्रदामन क्या किया है, संस्कृत भाषा में कह दें कि इसने अभिलेख किया है, ठीक है ना। हो गया, इससे रिलेटेड ये चीज़ें हो गई आपकी, हो गया। चलिए और कुछ क्वेश्चन लिख लो, लिखना हो तो लिख लो, अगर लग रहा हो तो लिख लो, इसको लिख लो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। पुराना छूट गया, कौन सा छूट गया, इसको लिखना है, इसको लिखना है, लिख लो। लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सब क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, इतना समझ आया, समझ में आ गया पूरा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, मूवी का नाम है ना। ठीक है, लिख लोगे कि लिख लिया, लिख लिया, लिख लो आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जी आज क्या बात, सैटरडे के टेस्ट के चक्कर में सब
टेस्ट से क्यों डरते हो यार? टेस्ट से डरना नहीं चाहिए, पता है टेस्ट तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप अपने आप को परख पाओगे टेस्ट के चक्कर में कि भाई टेस्ट होगा, हम कितने पानी में हैं टेस्ट से ही पता चलेगा। और जितना आप टेस्ट से दूर हो जाओगे ना, उतना आप एग्ज़ाम के सिलेक्शन से बाहर होते जा रहे हो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आप जैसे मान लो एग्जाम्पल, आपने जिन लोगों ने आज टेस्ट दिया है, ग्राफ बना रहा हूँ, जिन लोगों ने आज टेस्ट दिया है वो यहाँ हो गया, और जिनने नहीं दिया वो क्या है, यहीं है। कल वो आप फिर और टेस्ट देंगे तो और ऊंचाई पे पढ़ते जाएंगे, आपको अपनी गलती पता चल जाएगी। मतलब आपकी कमांड होती है, सब्जेक्ट को और ज़्यादा कमांड होती जा रही है। सारे सब्जेक्ट जितने भी हो रहे हैं, धीरे 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 क्या हो गया, आप ग्रो करते जा रहे हो। जो नहीं दे रहे वो वहीं लेंगे, डर रहे हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, है ना। क्योंकि टेस्ट क्या करता है, आपको एक डर बनाएगा कि आपको याद करना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। तो क्या हो जाएगा, आप उसके चक्कर में क्या करोगे, पढ़ लोगे भाई तो आपका एग्ज़ाम में काम आ जाएगा। और वैसे ही आज का दौर जो है वो कंपटीशन के कम है, क्या बेरोज़गारी देखो कितनी खतरनाक है। तो भाई हमने आपको हमेशा प्रिपेयर रखना है और अच्छे से तैयारी करना है, जब भी एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक है ना। कोचिंग क्लासेस या कोई भी क्लासेस है, या मैं हूँ या कोई भी टीचर है, कोई भी टीचर है, सब अपना बेस्ट देते हैं, वो सब अपना बेस्ट देंगे ही। बट स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो अपना तरफ से एफर्ट लगाए। बिना आप लोगों के खुद के एफर्ट लगाने से कभी कुछ नहीं हो सकता। जैसे बोला जाए कि खाना परोस दिया, थाली में रख भी दिया आपके सामने, अब भाई उठा के खाना तो पड़ेगा ना। जानवर थोड़ी के मुँह भाई मारा और हो गया काम, जानवर को भी मेहनत करनी पड़ती है, मुंडी नीचे लानी पड़ती है, करनी पड़ती है। ऐसा थोड़ी के बस रख दी है ऑटोमेटिक पेट में चला जाएगा, हाँ पेट भरा आ गया। जैसे व्हाट्सएप पे चलता है जनरली, हाँ खाना खा लिया, हाँ हो गया, तुम्हारे खाने से मेरा खाना हो गया, है ना। तो ये कैसे हो नहीं सकता ना, ये चीज़ नहीं हो सकती। तो वैसे ही यहाँ पर हमको मेहनत खुद भी करनी पड़ेगी, पढ़ना हमें भी पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, जब ही होगा। हम अपने तरफ से एफर्ट लगा सकते हैं, लेकिन आप अपना भी एफर्ट लगाइए, ठीक है। हो गया ये, चलिए देखो ये देख लो भाई, ये दर्शन झील ये वाली थी, ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। ये बरहूत स्तूप है, ये स्तूपा जनरली ऐसे होते हैं, देखो ये स्तूपा होते हैं इस प्रकार से, ऐसा दिख रहा ना ये शेप, ये उल्टे कटोरे जैसा स्तूप होता है। सांची का स्तूप देखा अपना, कौन कौन गया सांची के स्तूप घूमने, गए हो, घूमे हो ना। तो सांची के स्तूप में देखना इस प्रकार की सिस्टम होगा, ये पूरा रेलिंग बनी होती है, ये द्वार तोरण द्वार होता है ऐसा, है ना। और ये ऊपर जो होती है ना, ये हर्मिका होती है, इसको बोलते हैं हर्मिका, और ये छत्रप होते हैं ऊपर। इसमें जनरली हर्मिका में क्या होता है ना, वो किसी के जो बुद्ध या उनके जो अवशेष होते हैं, इनके शिष्यों के अवशेष होते हैं, वो रखे होते हैं, ठीक है ना। तो ये स्तूपा इस प्रकार का बना होता है, ये बरहूत का स्तूप है जनरली, बरहूत का स्तूप, है ना। अभी आप देखोगे इसमें मेनली आप सांची स्तूप है, सबसे ज़्यादा फेमस है। सांची कहाँ है, विदिशा में आता है। सांची के स्तूप के बारे में और क्या फेमस है, अशोक ने क्रेटर। अभी मैंने सांची के स्तूप की रेलिंग बताई थी, कौन ने बनवाई थी, नहीं पुष्यमित्र शुंग ने, ये कहा सकते हो कि शुंग डायनेस्टी के राजाओं ने बनाई थी, है ना, ठीक है। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं पूरा, आजा। हाँ, शुंग डायनेस्टी, ब्राह्मण जाति, बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग जो बना था, राजा बना था, संस्थापक था, विदिशा थी। इसकी कहाँ कहाँ से पता लगता है, हर्षचरित, है ना, बाणभट्ट ने लिखा है, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, है ना। महावासी लिखी उन्हें मालविकाग्निमित्रम, कालिदास द्वारा रचित एक नाटक था मालविकाग्निमित्रम में हम बात करें तो आपको बताया मैंने कि वो पुष्यमित्र शुंग के क्या है, बेटे की प्रेम कहानी बताई गई है ना, ठीक है। दिव्यदान में पुष्यमित्र शुंग के अशोक को बताया कि 84,000 स्तूप तोड़ने वाला बताया हुआ है, ठीक है। आगे देखें, पुरातात्विक सोच में भरहूत के का लेख बताया हुआ है यहाँ पे कि भरहूत का लेख बेसनगर, अयोध्या अभिलेख वगैरह में शुंग वंश के जो काल में पुष्यमित्र शुंग का जो काल था उसको क्या कहा जा रहा है, वैदिक पुनर्जागरण का काल जगह है, क्योंकि ब्राह्मण जाति का है ना। फिर से थोड़ा कहा जाएगा कि वर्चस्व आ गया होगा, ठीक है। सांची के स्तूप की रेलिंग बनवाई शुंग राजाओं ने, ठीक है। अंतिम राजा देवभूति, देवभूति को हरा के कौन बनेगा, देवभूति को मारकर कौन बनेगा भाई, वासुदेव। कौन से वंश की स्थापना करेंगे, कर्णवंश की, कर्णवंश की, ठीक है। आखिरी राजा सुशर्मा, यहाँ छोटा सा ही है, ये चुटका सा ही है, सुशर्मा। सातवाहन आ जाएंगे, सातवाहन में क्या करेंगे, किसको मार देंगे, शिमुख को मार देगा। कौन मार देगा, सुशर्मा मार दे, सुशर्मा को मार देगा, शिमुख मार देंगे, ठीक है। राजधानी प्रतिष्ठान जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आपको देखने को मिल रही है। प्रमुख शासक जनरली ये लोग हैं। सतकर्णी ने 2 सिमुख है, सातकर्णी है और गौतमीपुत्र सतकर्णी। सतकर्णी ने क्या किया, 2 अश्वमेध यज्ञ बनाए। अश्वमेध यज्ञ क्या होते हैं भी बताया मैंने आपको, जहाँ पर घोड़े दौड़ाते हैं, राज चिन्ह वगैरह करवा के या कुछ करवा के साथ में भेज देते हैं। जिस जगह से निकलते जाता है घोड़ा उनका क्षेत्र होता जाता है, वो जो रोकता है उसको वार करना पड़ता है। राजसूय अगर राज्य अभिषेक से संबंधित बताया मैंने अभी आपको।
साहित्यकार कौन थे? हाल गुणाने हाल के लिए की गाथा सप्तती और गुणाने के लिए की बृहत कथा। सातवाहन शासकों की भाषा कौन सी थी? राजकीय भाषा। प्राकृत लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। समाज के साथ पितृसत्तात्मक समाज था, ठीक है। चेदी कलिंग खारवेल संबंधित है। उदयगिरी खंडगिरी की कैप्स, है ना, उदयगिरी खंडगिरी में जो कैप्स है वो जैन धर्म का प्रोटेक्टर है। हाथी गुम्फा अभिलेख देखने को मिल रहा है उदयगिरी की पहाड़ी में, जिसमें क्या मिल रहा है? साक्ष्य क्या मिल रहा है? प्रथम जनगणना के साक्ष्य देखने को मिल रहे हैं हमें, ठीक है। गौतमी सतकर्णी ने क्या किया था? वर्णकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। वर्णकटक क्या किया था? एक नगर की स्थापना भी की थी। पुलमामी को दक्षिणापतेश्वर भी कहा जाता है, ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम, अगर यमन राज की बात करें, सबसे पहले इंडोग्री का आए, फिर कौन आए? का आए, फिर कौन आए? पल्लव आए, फिर कौन आए? कुषाण आ गए। भारत में सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के साथ कि डेमेट्रियस ने किया। 190 ईसा पूर्व भारत पर इसने आक्रमण किया था, ठीक है। इसने साकाल को राजधानी बनाया। सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो मिनांडर भाई साहब की, है ना, मिनांडर भाई साहब जिन्हें राजधानी साकाल बनाई। मिनांडर के बारे में क्या फेमस है? नागसेन के दार्शनिक वाद विवाद हुआ था, है ना, डिबेट हुआ था। नागसेन ने उत्तर दिए थे। नागसेन बौद्ध फिलोसोफर थे, उन्होंने दिया था। और मिनांडर ने क्वेश्चन पूछे थे, है ना। उनको मिलिंद पन्नो के नाम से जाना जा रहा है, जो पाली लैंग्वेज में है। महायान संप्रदाय के, महायान शाखा के जो हैं उसमें माना जा रहा है, अंडर माना जा रहा है। हालांकि महायान शाखा के जो भी लिटरेचर थे वो संस्कृत लैंग्वेज में थे, सिर्फ एक एक्सप्रेशन के रूप में मिलिंद पन्नो जो है वो पाली लैंग्वेज में, ठीक है। भारत में सबसे पहले हिंदी यूनानी ने सबसे क्या किया? सोने के सिक्के जारी किए थे, ये इंपॉर्टेंट हो गया। यूनानी के व्यवस्था कहाँ थे? पहला राजा मोह, है ना, काय की खोज में आ गए थे, चारा की खोज में आ गए, घूमते घूमते आए, मार के भगाया किसने? उज्जैन के एक राजा था, उन्हें भगाया। विक्रमादित्य इनको के नाम उपाधि दी जा रही है। और इनको भगाने के उपलक्ष्य में क्या कर दिया? एक नया कैलेंडर, एक कौन सा? विक्रम संवत चालू कर दिए, 58 BC में चालू कर दिए। ध्यान रखना ये 58 BC, क्योंकि शक संवत भी आएगा अभी, उसकी डेट भी है। हाँ, ये विक्रम संवत है 58 BC, है ना। ऐसा नाम चलेगा तो भाई उपाधि फेमस हो गई। उपाधि फेमस हो गई तो कितने लोगों ने डाली? 14 लोगों ने। प्रतापी रेखा चंद्रगुप्त द्वितीय निकल के आएगा, जो गुप्त डायनेस्टी से रिलेट करता है ना। उसको विक्रमादित्य बोले, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। शकों का सबसे प्रतापी राजा कौन था? रुद्रावन फर्स्ट, जिसने सुदर्शन झील का क्या किया था? निर्माण की पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण। निर्माण कौन ने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके द्वारा करवाया था? पुष्यगुप्त वेश, जो कहाँ का गवर्नर था? सौराष्ट्र क्षेत्र का, उत्तर प्रदेश नहीं। उत्तर प्रदेश में तो योगी जी आए अभी, है ना, उत्तर प्रदेश नहीं सौराष्ट्र क्षेत्र का, ठीक है। चलिए भैया, संस्कृत का बड़ा प्रेमी था तो संस्कृत का कुछ ना कुछ तो करेगा। तो गिरनार अभिलेख जो है वो संस्कृत में, ठीक है। ये शकों का हो गया, खत्म। बस ये दिखा दिए भरतूत स्तूप आपका, ये खत्म। क्लियर? एनी डाउट? याद हो गया? पक्का? 100%? 100% नहीं हुआ। रिवीजन करोगे तो हो जाएगा, रिवीजन करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ अभी है, आपको लिखना हो तो कर सकते हो। पुरानी चीज़ें क्लियर थी आपकी, ठीक है। आपने राजसू यज्ञ लिखा था, क्या लिखा था? लिखना हो तो कहीं लिख लेना कि भाई ये राजसू यज्ञ जो है राजा के राज अभिषेक से संबंधित था, है ना, राजा के राज अभिषेक से संबंधित था, ठीक है। अच्छा, सातवाहनों के बारे में एक चीज़ और लिख लो। सातवाहन शासक जो हैं वो ब्राह्मण के होने के बाद भी क्या हो गए? वो धार्मिक, क्या कहते हैं, धार्मिक सहिष्णु थे। लिख लीजिए, सातवाहन शासक, कहीं लिखना हो, सातवाहन शासकों की बात करें, सातवाहन शासक क्या थे? ब्राह्मण धर्म से बिलोंग करते, है ना, ब्राह्मण से थे। ब्राह्मण होने के बाद भी क्या हो गए? वो धार्मिक सहिष्णु थे, है ना, धर्म में क्या थे? सहिष्णु थे, धर्म में सहिष्णु थे। कि मैंने आपको बताया था धार्मिक सहिष्णु मतलब दूसरे धर्म को वो कट्टरपंथी नहीं है, दूसरे धर्म के लिए भी आदर भाव रख रहे हैं, है ना। हाँ, थोड़े इतने उसमें रख रहे हैं, मतलब ये नहीं कर रहे कि भाई इनको सता रहे। ये काम नहीं है कि भाई मैं ब्राह्मण का हूँ तो मैं बौद्धों को मारूंगा या कुछ करूँगा, जैनास को मारूंगा, वो करूँगा, नहीं, है ना, वो नहीं करते थे। हमारी कंट्री कैसी है भाई? सेक्युलर कंट्री है हमारे लिए, सभी भारत के लिए अगर मैं सेक्युलर कंट्री के सभी धर्म के यहाँ पे लोग रहते हैं। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि तुम नहीं, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं चलेगा, है ना। लोग, कुछ लोग हैं वो बदनाम करते हैं, बाकी है हमारा भारत देश कैसा है भाई? विविधता में एकता का देश है, सहिष्णु वाला देश है। सहिष्णु है क्योंकि हम इतने साल से, हमारे पे कितने रूलर्स ने रूल किया है। अगर नहीं होते, अंग्रेज चले गए तो उस साल का शासन करके, मुगल करके चले गए, कहाँ से हम लोग? सहिष्णु है भाई। सहिष्णु मतलब सहन करना जानते हैं हम लोग, सहिष्णु है हम लोग, ठीक है।
वो लोगों ने बोलते रहते बात अलग है, लेकिन हम लोग भारतीय जो हैं वो सहिष्णु है। भारत अपने आप में बहुत शानदार देश है, अपने आप में एक ऐसा देश है कि जो आपको कहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलेगा। अपने आप में वो इतने सारे लोग, इतनी सारी प्रांत में इतने सारे अलग अलग इसके होने के बाद भी एक अलग होना